भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है। खुद 356 रन बनाए। पाकिस्तान बुरी तरह स्ट्रगल करता रहा। 100 रन से कम के स्कोर पर आधी टीम चली गई थी और बाकी जो टीम थी वो भी आउट हो गई। 8 खिलाड़ी आउट हुए। बाकी 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के अनफिट हैं। जो बाकी का टूर्नामेंट है उसके लिए भी कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। सिक्कू भाई, आपसे भी बात भी हो रही थी। इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस, ये तो रुक ही नहीं सके हैं। पाकिस्तान 228 रन से हारा है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं कितना शानदार मुकाबला होने वाला है और हमारे बॉलर्स को कैसे फेस करेगा भारत। देखें, अब हम हमेशा दिखाते रहते हैं कि जी हमारे जो ग्रेट बैट्समैन रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज जो सही रिकॉर्ड टूटा है वो ये है, जो बहुत ही शर्मिंदगी वाला है, कि भारत ने कभी भी इतने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को नहीं हराया था जो आज उन्होंने हमें हरा दिया है। और इसका मतलब है कि मैं फुल क्रेडिट दूंगा इंडियन टीम को कि वो बहुत ही ज़बरदस्त खेले। आप ये देखिए कि उनके स्पिनर्स ने 5 आउट कर दिए। उसके कुलदीप ने, जो यादेव ने, तो जो चाइनामैन गुगली करता है, तो क्या हम नहीं ढूंढ सकते? क्या हमारे पास एक का इबरार था, क्या हम उसको ट्राई नहीं कर सकते अफगानिस्तान के खिलाफ, कि करा कर देख लेते कि क्या वनडे में हो सकता है वो मिस्ट्री बॉलर भी कोई कामयाबी हमें दिलवा सकता था। एक ट्राई तो करने में कोई हर्ज नहीं था, मगर हमने कुछ नहीं किया। अब मैं तो इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि ये कंप्लीटली फेलियर। हमारे सारे टॉप प्लेयर्स फेल हो गए, हमारी बॉलिंग फेल हो गई, स्पिन तो वैसे ही हमारा डाउटफुल था। मिडल ऑर्डर का मैंने शक जाहिर किया था कि वो हमारी अच्छी नहीं चलेगी, वो भी फेल हो गई। तो हम कंप्लीटली फेल हो गए। रज़ाक भाई, जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि हमारे फास्ट बॉलर चलेंगे, स्पिनर स्ट्रगल करेंगे। पिछले मैच में किया तो हम फ़हीम अशरफ को लेकर आए एक एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर। फिर ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनके बैट्समैन हमारे फास्ट बॉलर पर स्ट्रगल करेंगे, तो हमारे स्पिनर नहीं चले, फास्ट बॉलर नहीं चले, उनके बैट्समैन ने स्ट्रगल नहीं किया। फिर ये था कि उनके फास्ट बॉलर इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे बैट्समैन चलेंगे। उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा चले, हमारे बैट्समैन नहीं चले। ये तो हर डिपार्टमेंट में हम आउट क्लास हो गए जो इतना बुरा हारे हैं। देखिए शाहजेब, पहले भी मैंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैच में हो जाता है। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान देता आ रहा था, बांग्लादेश का देखें आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने, और पहले इंडिया के खिलाफ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वो बारिश होगी, पर एक मैच था, एक बुरा दिन भी आप कह सकते हैं। यूँ ही अगर अगला मैच भी होगा श्रीलंका के खिलाफ, तो मुझे उम्मीद है पाकिस्तान अच्छा खेलेगी। ये क्रिकेट में चलता रहता है। ये आप ज़रूरी नहीं कि हर दिन शाहीन 3-4 आउट करेगा या हारिस 3-4 आउट करेगा। ये क्रिकेट में कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। पूरे वर्ल्ड में आप देख लें, फास्ट बॉलर के डेज होते हैं कि जिसमें वो परफॉर्म करते हैं, एक दिन ऐसा भी होता है जिसमें परफॉर्म नहीं करते। पर ओवरऑल देखा जाए कि हमारे जो स्पिनर्स हैं बेसिकली वो विकेट नहीं ले रहे, क्योंकि विकेट स्पिनर जैसे कुलदीप यादव ने बॉलिंग की है। तो ये ऐसा होना चाहिए टीम में। टीम को हमेशा फास्ट बॉलर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो 8-8 9 आउट करके देंगे तो हम आराम से 200 कर लेंगे, 250 कर लेंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी इंटेंट जो है ना, वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब हमें 350 या 300 नज़र आता है। ये भी फिगर है, ये भी करने वाले होते हैं। जब आप ये करते हैं तो बड़े नाम होते हैं, आपके बड़ा नाम होता है। वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 का मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान को हरा दिया तो आप नंबर 1 पे आ जाएंगे, नेपाल को हरा दिया तो नंबर 1 पे आ जाएंगे, श्रीलंका को हरा दिया तो आप नंबर 1 पे रहेंगे। ऐसे कभी भी नहीं होता। ये क्रिकेट है, क्रिकेट के मुताबिक खेलना चाहिए। 350 अगर करना था तो मगर सिक्कू भाई, ये जो एक मसला था, ऐसा लग रहा था कि, और जाहिर है लिखा भी बहुत ज़्यादा जा रहा था कि उनके जो बैट्समैन हैं वो तो हमारे फास्ट बॉलर्स को खेल ही नहीं सकते। जो पहला ओवर है शाहीन शाह अफरीदी का, वो तो रिजल्ट देगा ही देगा। इसके अलावा हम 30 ओवर्स जो हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, ये तो हम सेफ हैं। इसके अलावा हमने देखना है, इनका टॉप ऑर्डर तो टिक ही नहीं सकेगा। वो सारे के सारा ऐसा लगता था आज के मैच में, हालांकि उसमें बहुत सारी रियलिटी है पीछे, मगर मिथ था जिस तरीके से खेले। 2 ही खिलाड़ी आउट किए हमने 356 के स्कोर पर, जिसमें टॉप के दोनों ओपनर्स ने 50-50 किए। फिर केएल राहुल, इतने दिन बाद उनकी वापसी हुई और सवालात पैदा हो रहे थे कि भारत अगर जा रहा है वर्ल्ड कप में तो उनकी बैटिंग तैयार भी है या नहीं है। केएल राहुल 100, कोहली 100। अब तो ये सवाल हो रहा है कि शायद वर्ल्ड कप ही कोहली का है जो होने जा रहा है। ये हुआ क्या अचानक? देखिए, मैं खुद अपने बॉलर्स को कह रहा था कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलिंग अटैक है इस वक्त, सबसे अच्छा लग रहा था, सबसे स्ट्रांग लग रहा था। मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि बाबर बहुत लकी हैं कि उनके पास इतना अच्छा पेस अटैक है, जिसकी वजह से वो नंबर 1 हो गए रैंकिंग के अंदर। जो ओडीआई की रैंकिंग है, सब मैंने खुद कहा था। मैं खुद इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये हुआ क्या है। क्यों नहीं हमारे फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग वैसी रही जो कि भारत ने कराई है। भारत की गेंद पड़ के सीम हो रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था।
और हम कंप्लीटली फेल हो गए। वो जो पहले 2 ओवर थे उसके शाहीन के, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हवा में स्विंग करेंगे, उन्होंने गलत लाइन पे गेंद कर दी, टांगों पे गेंद कर दी, छक्के खा लिए, उनके ऊपर रन पड़ गए। तो मैं खुद इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग शाहजेब, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो बेस्ट बॉलिंग अटैक, जिसको मैं खुद कह रहा था कि वर्ल्ड का बेस्ट, वो फेल हो गया। अब हमारे लिए सर्वाइवल हो गया है कि हम सर्वाइव करें श्रीलंका का मैच तो फाइनल में पहुंचते हैं। अगर श्रीलंका का मैच बारिश के नज़र हो गया तो फिर समझ जाएं कि हमारी कोई चांस नहीं, हमारा कोई चांस नहीं रहेगा फाइनल में पहुंचने का। तो आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं खुद अपने फास्ट बॉलिंग से डिसअपॉइंटेड हो गया हूं कि क्या होगा। स्पिनर का हमें पहले ही पता था कि ये इतने अच्छे नहीं हैं। रज़ाक भाई, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि अभी इस वक्त क्योंकि सब वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक डेप्थ नजर आती है, ज़ाहिर है हमें उनसे भी जाके मुकाबला करना है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है तो हमें नजर आता है कि वहां क्या डेप्थ है। इंग्लैंड ने दूसरे मैच में किस तरह रिकवर किया, न्यूजीलैंड ने पहले मैच में इंग्लैंड को कैसे हराया, फिर जिस फॉर्म में भारत भी आ गया है, एक आपको लगता है कि खतरे की घंटी है या एक ही मैच है, कोई मसला नहीं है? देखिए शाहजेब, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक मैच हम हारे हैं तो एक मैच हारने के बाद हमें एकदम से अपनी राय बदलनी चाहिए। पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी और ओवरऑल देखा है पिछले 2-3 महीने से तो बड़ा अच्छा ही, बॉलिंग भी अच्छा कर रही थी, बैटिंग भी अच्छा कर रही, फील्डिंग भी बड़ी अच्छी हो रही थी। तो ये एक मैच है, अभी श्रीलंका के खिलाफ हम देखेंगे कि पाकिस्तान एक इस मैच की जो जितना प्रेशर है या जितना, अगर अंडर प्रेशर तो नहीं है, अगर पता चल जाएगा कितना को इम्पैक्ट पड़ा इस मैच का इंडिया के खिलाफ। तो आपको पता है हमेशा पाकिस्तान टीम यही चाहती है कि पाकिस्तान जीते, हमारी अवाम भी, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। पर मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि जब भी इंडिया के साथ मैच हो, कम से कम फाइट लाजमी होनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए कि वो भी अगर फाइट कर रहे हैं, हम भी फाइट करनी चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हम गिव अप करते हैं, क्योंकि मैंने भी, इंडिया ने पहले मैच में गिव अप किया था, इसी तरह पाकिस्तान ने भी बैटिंग में गिव अप कर दिया है, बॉलिंग में भी गिव अप कर दिया है। तो एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मगर रज़ाक भाई, ये कैसे हुआ कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, पहले मैच में भी नज़र आ रहे थे, उसके बाद भी, कि अचानक इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग थी कि हमारे बैट्समैन मुसलसल बीट हो रहे थे, लेफ्ट हैंडर हो, राइट हैंडर हो, चाहे फिर बुमराह की बॉलिंग हो या फिर हमें नज़र आता है कि पांड्या ने जिस तरीके से बीट कर रहे थे वो बाबर को। आप तो अभी रिसेंट पास तक खेलते रहे हैं, ये अचानक कैसे कंडीशंस बदल गई थी हमारे बॉलर्स के लिए और उनके बॉलर्स के लिए? शाहजेब, मैं अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आपकी अप्रोच जो है, या ओवर ट्राई किया आपने या ओवर कॉन्फिडेंस हुए हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको नीचे लेके आती हैं। आपका काम जो है, जब ग्राउंड में पहुँचे तो आपने हार्ड वर्क करना है, आपने जान मारनी है, आपने मेहनत करनी है, अल्लाह ताला फिर रिजल्ट देते हैं, मोमेंटम आपकी फेवर में आता है। पाकिस्तान की टीम ओवरऑल देखें, मीडिया से जितनी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ये कर देगी, वो कर देगी, अब ये हमारे पास आ गए। फास्ट बॉलर जो है उसको अपने आप को बड़ी लुक आफ्टर करनी पड़ती है, अपना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है हर मैच में। ये क्रिकेट ऐसी नहीं है कि एक मैच में आपने कर लिया, 2 मैच में कर लिया तो आप कहेंगे मैंने बड़ा अचीव कर लिया है, हम नंबर 1 पे आ गए हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी। और सिकू भाई, आप बताइएगा क्या हुआ है, ये जो अचानक फ़र्क आया, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे या फिर प्रेशर में आ गए थे? कल जिस किस्म की बैटिंग की गई थी, क्या हुआ एग्जैक्टली? देखो शाहजेब, मैं 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हो रहा था, जब हमने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी इंडिया के ख़िलाफ़, तो मैंने उनसे यही मैंने उस वक्त अपने ख्यालात का जो इजहार किया था वो यही कहा था कि हमारे लड़कों ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, इतना हाइप क्रिएट हो गया, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं खुद कह रहा था, इंडियंस ने भी कहना शुरू कर दिया था, हर कोई कह रहा था ओहो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के एक्साइटेड हो जाएँ, इसलिए कि ये उम्र के बहुत छोटे हैं, ये लोग सब 23-24 साल की उम्रों के हैं। नसीम शाह तो शायद 16 का, ये अभी तक वो 18-19 साल का है। तो ये छोटे लड़के हैं, इनके छोटे जहन हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि वो यही हुआ है कि जब वो एक तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने वो फिजिकली या मेंटली, तो वो जब उन्होंने इंडियंस ने उन पर हमला किया और वो उनकी गेंद हिली नहीं, तो वो अंडर प्रेशर आ गए। उसके बाद वो संभल ही नहीं सके, उसके बाद उनकी बॉलिंग में वो जान ही नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी, जो एक हाइप क्रिएट की थी, एकदम से वो नोज डाइव कर गई। और आज की कप्तानी, मैं कहता हूं कि खुद बाबर अपने आप को देखें, एनालाइज करें, कोच देखें कि उसने क्या कप्तानी की है, आज क्या किया है, हम किस कहते हैं ना इरादों से अंदर आए, बिल्कुल क्लूलेस।
पता ही नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान टीम खेल रही है। हम तो ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई बच्चों से मैच खेल रहे हैं। हमारे 400 रन किए हुए और इंडिया को हम बस ऐसे ही खिलाने आए। नज़र ही नहीं आया कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से लड़ रही है, कप्तानी में कोई जान नज़र नहीं आई। तो मैं ये रज़ाक भाई, ये तो आपने भी कहा कि इंडिया से हारे भी तो कम से कम लड़के हारे हैं। बिल्कुल। अब जो सिक्कू भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक तो ज़ाहिर प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज हुआ, प्रेशर आ गया। वो कह रहे हैं कप्तानी में भी लड़ाई नहीं नजर आ रही थी। ये एक तनकीद जरूर हो रही है। ज़ाहिर वर्ल्ड स्टार, ज़बरदस्त किस्म के दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं बाबर आजम। उनकी कप्तानी के डिफेंसिव होने पर जो पहला मैच था उस पर भी बात हो रही थी कि 4 आउट हो गए थे भारत के, प्रेशर डालना था, 266 बनाने दिए। भारतीय तो जो कमेंटेटर्स हैं वो तो ये कह रहे थे कि भारत जीत जाता अगर उस दिन वॉश आउट ना होता मैच। आपको लगता है ये कहीं ना कहीं उन्हें अपनी अप्रोच बदलने की जरूरत है बाबर आजम को? देखिए शाहजेब, मैंने जब पहले कहा कि जो मैनेजमेंट में लोग बैठे होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि अगर कोई कप्तान थोड़ा सा अगर मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कप्तान को सोचने में कि ये भी करना है वो भी करना है, अगर वो भूल रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैसेज दें। वहाँ पे आपको ऑन द टाइम आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। मैच ख़त्म होने के बाद आप नहीं बता सकते कि ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई है, क्योंकि हर मैच में सिचुएशन डिफरेंट होती है। हर मैच में ऐसा नहीं होता कि वो 2 विकेटें गिरेंगी और वो 350 कर देंगे। हर मैच में एक डिफरेंट आपके पास मैच का सूरत हाल होती है। तो अगर बाबर के पास अगर थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम अगर आ जाती है या होती है, तो जो बाहर बैठे हैं लोग, उनका फ़र्ज़ बनता है, या सीनियर लोग हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि उसको जाकर मशवरा दें, उनके साथ बात करें। तो इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती है। अगर हमें मार पड़ रही है तो हमें पड़ रही है। कोई 3-4 प्लेयर जाके ना इकट्ठे होते हैं, ना उससे बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम किल करते हैं, बैट्समैन का मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते हैं। कि इस तरह की चीज़ें नज़र भी नहीं आ रही। मगर एक आखिरी चीज़ कहना चाहता हूँ। जी सिक्कू भाई, देखिए, मुझे एक और चीज़ जो नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम की, कि पाकिस्तान टीम पिछले 1 महीने से हमारी ये सारे लड़के, आधे से ज़्यादा लड़के दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं। चाहे वो कीनिया में हो, जिम्बाब्वे में हो, वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, श्रीलंका में हो, ये लोग मुसलसल खेलते जा रहे हैं। पैसे का इतना रश हो गया है कि लोगों के जहनों में सिर्फ, अब आजकल इन नौजवान लड़कों के जहन में आया हुआ है कि हमने पैसे जमा करने, पैसे बनाने। ये हर किस्म की लीग खेल रहे थे। हो सकता है कि वो थक गए हों। आपके 2 प्लेयर तो बैठ गए हैं ना, अभी नसीम शाह भी बैठ गए हैं और हारिस भी बैठ गए। ये दुनिया की हर लीग्स खेल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मगर सिक्कू भाई, आईपीएल क्योंकि इतना बड़ा होता है, हालांकि इंडियन प्लेयर्स को सिर्फ आईपीएल खेलने देते हैं, तनकीद वहां भी होती है कि जी आईपीएल भी प्लेयर्स को थका रहा है, मगर हमें एक बैक टू फॉर्म नजर आई है उनकी टीम। नहीं, देखिए ना, आईपीएल में तो किसी और की तरफ तो जाने ही नहीं देते ना अपने प्लेयरों को। हम तो खेल रहे हैं हर जगह। अगर आप अभी सांगड़ के अंदर टूर्नामेंट होगा, इनको पैसे मिल रहेंगे, वो उधर चले जाएंगे खेलने के लिए। इन्हें मगर ज़ाहिर कमर्शियल हो गई, ये दुनिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं। रज़ाक भाई, आपकी क्या टेक है इस पे? देखिए शाहजेब, हर जैसे सिक्कू भाई कह रहे हैं कि अपनी राय है। क्रिकेट ठीक है, हर प्लेयर को अपना पता होता है, अच्छी ऑफर आती है, जाना चाहिए। ये तो फाइनेंशियली प्लेयर का हक भी होता है, ठीक है। ये जो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। कि जैसे हम काउंटी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता था तो मुझे काउंटी नहीं खेलने देते थे, मुझे पाकिस्तान की तरफ से खेलना पड़ता था। तो ये नहीं था कि मैं वो भी खेल रहा हूँ तो ये भी खेल रहा हूँ। तो हमने भी काफ़ी लीगें छोड़ी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट जो होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब ये पॉलिसी क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये उन्होंने बनानी है, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। या अगर इतने वो हाईली पेड करके लोगों को लेके आते हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि प्लेयरों की लुक आफ्टर करें, कैसे भी करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम तो ये कह सकते हैं कि हमें तो प्लेयर चाहिए जब ज़रूरत पड़ती है, उसमें फिटनेस चाहिए, हमें तो चाहिए कि 100% प्लेयर चाहिए जब ज़रूरत पड़ती है। अब वर्ल्ड कप सर पर है, अगर इस तरह की इंजरीज होंगी, प्रेशर पड़ेगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्लेयर्स के लिए। और सिक्कू भाई, अब तो पहले तो ज़ाहिर हम मज़े के लिए दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो और पाकिस्तान और इंडिया का हमें मैच देखने को मिले, कोई भी जीते। मगर अब मसला ये है कि अब हमें दुआ करनी है बारिश ना हो, क्योंकि हमें हराना है श्रीलंका को। जितने बड़े मार्जिन से हम हार गए हैं, अगर श्रीलंका हार भी जाता है भारत से, उसके बावजूद पाकिस्तान को रिस्क मौजूद है, क्योंकि हम दोनों ने जो है बांग्लादेश को हराया। बिल्कुल, देखिए, कल अगर बारिश हो जाती है मैच अगर भारत का और श्रीलंका का, तो फिर श्रीलंका का अपर हैंड हो जाएगा। तो हमें तो हर हाल में, हर किसी सूरत हाल में, इसलिए कि हमारा जो रन रेट है वो भी गिर गया है। अब हम 228 रन से हार गए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो हमारा जो रन रेट है वो आई एम श्योर माइनस के अंदर जा चुका होगा, और इंडिया का जो रन रेट है वो प्लस में आ गया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें देखना है कि दुआ करनी है सबको। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग दुआ करें कि श्रीलंका और जो पाकिस्तान का मैच
मैच है वो बारिश के नज़र ना हो, पूरा मैच हो, लड़के दोबारा कॉन्फिडेंस अपना गेन करें और दोबारा कम बैक करें। जिस तरह रज़ाक ने कहा, ये बिल्कुल क्रिकेट में ये अप एंड डाउन्स होते हैं, ऊपर भी जाते हैं, आप नीचे भी आते हैं। जब आपकी इतनी बड़ी टीम हो, इतने आपके लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो कभी कभार बंदा कंप्लेसेंट हो जाता है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम श्रीलंका से खेल के एक अच्छी जीत करें और उससे कॉन्फिडेंस हमारा वापस आएगा तो हम फिर लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। एक बहुत अहम खबर है, वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद। ओपन मार्केट और फिर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी है और आज ओपन मार्केट में डॉलर का रेट इंटरबैंक से भी नीचे आ गया है। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे गिरकर 301 रुपये 16 पैसे पर आ गया, मगर ओपन मार्केट में 300 रुपये से भी नीचे चला गया। मगर अहम बात यह थी कि दिन में यह खबर भी आई कि ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज डॉलर्स नहीं खरीद रही हैं और उनके पास खरीदार ना होने के बराबर और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केट में क्रैकडाउन की खबरें आने के बाद मुसलसल डॉलर गिर रहा है। IMF ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 1.25% के फ़र्क की शर्त रखी है, मगर ओपन मार्केट में डॉलर 335 रुपये पर भी मुश्किल से दस्तयाब था और इंटरबैंक में 307 रुपये को पहुंच गया था और मुसलसल दबाव में था, क्योंकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फ़र्क 10% को छू रहा था, जो IMF की शर्त से बहुत ज़्यादा था। मगर अब उल्टा ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से भी नीचे चला गया है, अब 299 रुपये तक चला गया। मगर ये कितना पायदार साबित होगा, बात करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ। मुझे बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बोस्तान साहब, ये एकदम बिल्कुल ही उलट हो रहा है एक हफ्ते के अंदर अंदर। पहले ओपन मार्केट हाथ में नहीं आ रहा था, इंटरबैंक उसे चेज कर रहा था ताकि IMF की शर्त पूरी हो सके, अब ओपन मार्केट इंटरबैंक से भी नीचे चला गया है। ये क्या हो रहा है? शर्त पूरी करना चाहिए, 1.25% कम करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे, जिसकी वजह से मार्केट रुक गई है, वरना आज मार्केट 295 होनी थी। लेकिन चलो देर आमद दुरुस्त आमद, हम कहते हैं आस्ते आस्ते भी नीचे ले जाएं, क्योंकि इस वक्त इंटरबैंक में गिरने की बड़ी वजह यह है कि एक्सचेंज कंपनी के पास जो सप्लाई ब्लैक मार्केट के पास चली गई थी, वो ऑपरेशन के बाद बहाल होगी 100%। और पिछले 4 दिन में हमने $40 मिलियन से जो के सरप्लस थे हमने इंटरबैंक में सिलेंडर किए, जिसकी वजह से इंटरबैंक भी मुसलसल गिर रहा है। और आने वाले दिन में आज भी जैसे आपने फरमाया, वाकई लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, लोग बेचने इतने आ रहे हैं। तो क्योंकि इस वक्त हर आदमी जो कि आज मेरे ख्याल है ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का जो इजलास, उसमें ये मैसेज भी चल रहा था कि डॉलर जब तक 250 तक नहीं आएगा हम ऑपरेशन इसी तरह रखेंगे और स्मगलिंग को जो ईरान अफगान बॉर्डर पे इसको सख्त सील करेंगे और उसको लगभग तो कोई आया था। मगर बोस्तान साहब, इस वक्त जो अचानक ये रिवर्सल हुआ है 335 336 में भी वरना मुश्किल से दस्तयाब से, जो अचानक का रिवर्सल है, ये असल में डंडा है और अमली तौर पर कुछ हो रहा है, या फिर एक सेंटिमेंट है कि जी कहीं कुछ होगा तो नहीं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? और जैसे ये तासुर ज़ाहिर होगा, जो कि हमने माजी में भी देखा है, तो एक दफ़ा फिर जो ब्लैक मार्केट है, जो सट्टेबाज है, या फिर जो एक्सचेंज कंपनीज भी में भी 2 बुक्स चलती हैं, वो फिर दोबारा शुरू हो रहा होगा। देखो, इसकी बड़ी वजह जैसे मैंने बताया ना, ब्लैक मार्केट थी और स्मगलिंग थी। स्मगलिंग बंद हुई है तो हर चीज काबू में आ गई है जी, और इनके खिलाफ ऑपरेशन हुए स्मगलरों के खिलाफ और डॉलर माफिया के खिलाफ, जो कि ये पैसा डॉलर लेके स्मगलिंग कराते थे। जो भी ईरान से अफगानिस्तान से माल आता है उसके बदले में माल नहीं जाता, उसके बदले डॉलर जाते हैं पाकिस्तानी मार्केट से। सारा बोझ जो है हमारे ऊपर पड़ता है, और जिसकी वजह से इसका एक ही हल है कि मॉनिटरिंग सख्त की जाए। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर हैं, वो वहाँ स्मगलिंग अगर नहीं होगी तो सारा मसला हल हो जाएगा। अगर दोबारा स्मगलिंग शुरू होगी फिर आप वाली बात है, दोबारा डॉलर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनके बाद डॉलर दोनों मुल्कों में इकोनॉमिक सेक्शन लगी हुई है, वो सारे डॉलर की जरूरत जो पैसा है वो माल के बदले माल ले लेते। हमारी हुकूमत की भी मैं समझता हूँ ये नालायकी है कि वो उनसे लोकल एलसी नहीं खोल रही। अगर एलसी खोले तो फिर भी और क्या एक्सचेंज कंपनीज में जो पिछले हफ्ते ऑपरेशन शुरू हुआ था कि चाहे वो एजेंसियों के एहलकार हों, पुलिस के एहलकार हों, वो मुख्तलिफ ऑपरेशन देख रहे हैं किस तरह बाइंग सेलिंग हो रही है, मॉनिटर कर रहे हैं कि 2 बुक्स तो नहीं चल रही हैं, क्योंकि जब 2 बुक्स चलती हैं बाइंग सेलिंग होती है उससे भी रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो नहीं हो रहा है। एक्सचेंज कंपनीज पे भी मुकम्मल नजर है इस वक्त। एक्सचेंज कंपनी जो अच्छी कंपनी वो तो करती है, का दुखद हर जगह ब्लैक शीप होती हैं। और हमने ये कंप्लेन की थी कि ब्लैक माफिया हमारी एक्सचेंज कंपनी के मार्केट के बाद अपने कारिंदे छोड़ दिए, और जो भी कस्टमर आता है उसे वो घेर के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं, और 90% सप्लाई उन्होंने अपने काबू में कर लिया।
इनके खिलाफ कुछ करें, वरना पाकिस्तानी रुपया बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आज 350 को क्रॉस करने वाले कल 400 भी हो सकता है। तो ये इन्होंने ऑपरेशन किया। हमारे चीफ साहब को मैं सर तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बर वक्त टास्क फोर्स बनाई, इनको लोगों को पकड़ा, और आज जैसे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि हमने $1 करोड़ रिकवर भी कर लिए, $1.5 करोड़ रुपए भी हमने रिकवर किया है। तो ये बहुत बड़ी अगर ये मॉनिटरिंग इस तरह रहती है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकलेगा। ये पाकिस्तान मगर मुस्तान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि माजी में ये हुआ है कि जैसे सागदार साहब आए, उन्होंने अनाउंस किया, अचानक गिरा, और फिर हमें नजर आया कि वापस जो है वो डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ा और पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्योंकि इंटरेस्ट रेट जिस मुल्क में 21-22% पर हो, उसके बावजूद लोग डॉलर ख़रीद रहे हों, यानी कि रुपए में इन्वेस्ट करने को लोग तैयार नहीं थे। और आप भी बताते थे कि लोग डॉलर बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, ज़ख़ीरे करने के लिए ख़रीद रहे हैं, उन्हें रुपए के ऊपर एतमाद कम है। ये उसी वक्त दोबारा एतमाद आएगा जब 2-3 महीने के लिए अगर उन्हें नज़र आएगा कि जी अब तो डॉलर वाकई नहीं बढ़ रहा है, ये तो वाकई वहीं रुक गया है, इसलिए हमें किसी दूसरे एवेन्यू में जाना चाहिए, या तो हमें इतनी महंगी शराय सूद मिल रही है, इस पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए रुपए में। तो ये 2-3 महीने के लिए रहता आपको नजर आता है, वरना जिन्होंने लेके रखा हुआ है वो होल्ड करेंगे, नीचे आएगा तो जो और हैं वो लोग लेना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि वो रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हो। जिनके पास है वो तो उसी वक्त डॉलर बेचेंगे अगर उन्हें नजर आएगा कि परमानेंट नीचे आ गया। देखो जो आर्मी चीफ ने जैसे कहा है कि हम इसको मुस्तकिल बुनियादों में रखेंगे और मुस्तकिल बुनियादों में मॉनिटरिंग ही इसका हल है, उसको रुपये को मुस्तहकम करने का। अगर आपने अभी वक्ती तौर पे ऑपरेशन रखे फिर छोड़ दिए, फिर दोबारा वही जैसे मीडिया में आ जाएंगे, अखबार की हेडलाइन लगी, कौन कौन से लोगों इसमें मुलव्वस हैं, किन किन लोगों ने अपने हाथ रंगे हैं इस गंगा में। तो हमें इस गंगा के हाथ काटने होंगे तभी जाके ये मसला हल होगा। और स्मगलिंग नहीं रोकेंगे, ज़ाहिर डिमांड है, स्मगलिंग तो डॉलर के बगैर हो नहीं सकती, और डॉलर की डिमांड स्मगलिंग पैदा करते हैं। स्मगलिंग रोकेंगे तो हर चीज कंट्रोल में आ जाएगी। पाकिस्तानी रुपये को इतना ज्यादा जो अंडर वैल्यू होना नहीं चाहिए। पूरी रीजन में ईरान का, अपना इंडिया का देखें उसका 78 है, बांग्लादेश का 95 है, अफगानिस्तान का 82 है। तो हमने कौन सा गुनाह किया? हमारा गुनाह यही है कि हमने रुपये में एतमाद नहीं किया। जैसे आपने भी फरमाया 22% इंटरेस्ट होने के बावजूद भी अभी भी हमें चैन नहीं। और आपको क्या चाहिए? 22%, 1 करोड़ में 22 लाख रुपए थोड़े, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी डॉलर इनके ख्वाबों में आता है, तो डॉलर के ख्वाब देखते रहते हैं। डॉलर के ख्वाब बहुत शुक्रिया मुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं, क्योंकि जो मुल्क के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, इस क्रैकडाउन के कितने बड़े असरात होते हैं, क्योंकि मुल्क में ज़ाहिर है एक करंट अकाउंट खसारा चल रहा है, बाहर से पैसे आने के ऊपर अपनी जगह पर सवालात मौजूद हैं। FDI का दावा कर रहा है, किया जा रहा है, वो कब आती है? क्योंकि अगर स्मगलिंग पर क्रैकडाउन होता है तो कितनी जो इंपोर्ट है वो ऑफिशियल चैनल पर शिफ्ट होती है, क्या इंटरबैंक में फिर प्रेशर आ जाता है? वो बहुत सारे सवालात हैं जो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। मगर फ़िलहाल ये जो क्रैकडाउन है या फिर जो क्रैकडाउन का तासुर है, उसके असरात ओपन मार्केट में और उसके नतीजे में इंटरबैंक में हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह।